नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। डेट म्यूचुअल फंड में लंबे समय के टैक्स नियम में बदलाव हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, असर कहां पर होगा? ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, ऐसे कौन सी कैटेगरीज है जहां पर इसका असर होगा? क्योंकि नए बदलाव के तहत ऐसी स्कीम्स जहां पर 35% से कम इक्विटी एलोकेशन है, वहां पर अब आपको एलटीसीजी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से इस पर टैक्स कटेगा। अब इसके मायने क्या है डेट फंड के लिए? क्या अभी भी फिक्स डिपॉजिट, जिसका टैक्सेशन के लिहाज से फिक्स डिपॉजिट डेट फंड एट पार हो गए हैं, एक ही लेवल पर आ गए, उसमें समानता आ गई है? क्या अभी भी डेट फंड एफडी से बेहतर हैं? और खास तौर पर ये जो नियम है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। तो 1 अप्रैल 2023 की इस तारीख से पहले और बाद में डेट म्यूचुअल फंड में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसी पर आज खास चर्चा हम करने वाले हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं, परिचय करा देते हैं। निरंजन अवस्थी, सीनियर वीपी एडलवाइस एएमसी, पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी, और मिसबाह बाक्समूसा, सीईओ एनजी वेल्थ। निरंजन, पंकज जी और मिसबाह, आप तीनों का बहुत स्वागत हम करते हैं आज के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में। और बेहद ही इवेंटफुल ये फाइनेंशियल ईयर हम सबके लिए साबित हो रहा है और बिल्कुल एकदम अंत तक आते आते कुछ बहुत ही खास और कुछ बहुत ही बड़े डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। खास तौर पर आज जो फाइनेंस बिल में डेट म्यूचुअल फंड को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आया है। सबसे पहले मैं बदलाव के बारे में पंकज जी आपसे जानना चाहती हूं। डेट म्यूचुअल फंड पर अब लंबे टाइम में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं मिलेगा इंडेक्सेशन के साथ। क्या है बड़े बदलाव, कैसे समझे इसे? बिल्कुल स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए, जो बदलाव हुआ है डेफिनेटली ये इन्वेस्टर्स के हित में तो नहीं है, क्योंकि जब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, जो कि अभी तक एप्लीकेबल है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट मिल रहा है। होता यह है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया, समय के साथ इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अभी तक ये हो रहा था कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, वो बढ़कर 1,50,000 हो गए। तो क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन भी है, तो गवर्नमेंट ये कर रही थी कि टैक्स जो ले रही थी वो सिर्फ जो एक्चुअल प्रॉफिट है उस पर ले रही थी। लेकिन अब जो बदलाव हुआ है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से जो लागू होगा, इसके अकॉर्डिंग ऐसे सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स, जिसमें कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स हो सकती हैं, है ही इंटरनेशनल फंड्स, गोल्ड फंड, सिल्वर फंड, या फिर ऐसे हाइब्रिड फंड्स जहां पर इक्विटी एलोकेशन 35% से अधिक नहीं है, यानी कि जो प्रीडोमिनेंटली डेट में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर जैसा मैंने कहा कि गोल्ड फंड, सिल्वर फंड, ये भी सब उसमें आएंगे। तो ऐसे में आपको अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जो पूरा प्रॉफिट होगा वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, आप चाहे 30% टैक्स ब्रैकेट में हो, 20% टैक्स ब्रैकेट में हो, उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा। तो जो हम पहले बात करते थे कि पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आपके बेटर हो जाएंगे, अब वो आपके, अगर हम एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट होते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज टैक्स के हिसाब से अब बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो एफडी हो या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हो, उनके मुकाबले में टैक्स के हिसाब से कोई यहाँ पर बेटर कोई फायदा नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल। निरंजन, एक बात आपसे समझना जरूरी है, ये जो बदलाव हुआ है डेट म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन नियम में, नुकसान क्या है इसका? क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें जो प्रतिक्रियाएं सामने सुनने को मिल रही हैं। हमारा शो का थीम है डेट में डटे रहो। ये एक ऐसा, अभी भी एक ऐसी कैटेगरी है जिसको इस एक नियम के बेसिस पर क्या कम आकर्षक हम मान सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या नुकसान है कैटेगरी के लिए और क्या नुकसान है इन नियमों के लिहाज से इन्वेस्टर्स के लिए? थैंक यू स्वाति जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इसमें 2 चीजें हैं। पंकज जी ने काफी अच्छे तरीके से टैक्स में जो बदलाव है उसके बारे में जानकारी दी। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में जो वेरियस कैटेगरीज है, लगभग 13-14 कैटेगरीज है, इसमें से 5 से 6 ऐसे कैटेगरी है जो शॉर्ट टर्म पर फोकस्ड है।
आपका लिक्विड फंड हो गया, ओवरनाइट फंड्स होते हैं, उसके बाद अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लो ड्यूरेशन फंड्स। ये जो सब फंड्स है ये बेसिकली अगर किसी को 6 महीने से 1 साल का निवेश करना है या 2-3 हफ्ते के लिए भी करना है तो लिक्विड फंड्स है। ये म्यूचुअल फंड्स में यूजुअली फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि पहले भी शॉर्ट टर्म के लिए जो टैक्सेशन था वो टैक्स स्लैब के हिसाब से था फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और एचएनआई और कॉर्पोरेट, और यहाँ पर 6 महीने से 1 साल का जो अगर पैसा आता था तब और अब इसमें टैक्सेशन में कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो इस कैटेगरी के लिए अभी भी म्यूचुअल फंड काफी अट्रैक्टिव हो सकते हैं नॉर्मल निवेशक के लिए, बिकॉज इसके जो अदर ऑप्शंस है, अगर आप कोई एक बैंक एफडी लेते हैं 1 साल की, तो लगभग इसमें जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल सकता है अभी भी 5.5-6% के आसपास है। अगर हम सिर्फ लिक्विड फंड देखते हैं जिसका YTM इज अराउंड 7% के आसपास, हालांकि ये रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, लेकिन लगभग फिर भी एक काफी अच्छा खासा डिफरेंस इन दोनों ऑप्शंस में है। तो शॉर्ट टर्म निवेश अगर आप कोई कर रहे हो तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स अभी भी अट्रैक्टिव है। बात आती है जहां पर आप 3 साल के ऊपर वाला जो पैसा डेट फंड्स में लगाते थे, वहां पे लगभग 3 साल की एफडी या फिर म्यूचुअल फंड के रिटर्न आसपास हुआ करते थे, लेकिन टैक्स इम्पैक्ट के वजह से पोस्ट टैक्स रिटर्न म्यूचुअल फंड में काफी अच्छे दिखाई देते थे। अब वो जो पैसा है निवेशक, रिटेल निवेशक स्पेसिफिकली हाइब्रिड फंड जैसे इक्विटी सेविंग्स फंड है, आर्बिट्राज फंड्स है या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड से अपने रिस्क के मुताबिक वहां पर लगा सकते हैं। इन दैट कैटेगरी जहां पे 3 साल का पैसा लगता था डेट म्यूचुअल फंड्स में, बिकॉज ऑफ दिस टैक्स चेंज जैसे पंकज जी ने बताया, वहां पे थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस लोगों के लिए कम डेफिनेटली हुआ है। तो 3 साल से कम, क्योंकि अभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के जो नियम है वो लागू रहेंगे। जो बदलाव है वो 3 साल से बाद के नियमों में है, जो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्सेशन लगेगा। और जो फोकस है बेसिकली जो 3 साल से ऊपर के निवेश का, वो वहां पर शिफ्ट होता हुआ हम आगे आने वाले टाइम में देख सकते हैं। पर मिसबा, आपसे समझना चाहेंगे, जैसा हमारे दोनों एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि पोस्ट टैक्स रिटर्न ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हमेशा से रहा है जब भी हम फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अब जब ये एक जो 3 साल से बाद के पीरियड का जो पोस्ट टैक्स रिटर्न को जब कोई निवेशक समझने बैठेगा तो वहां पर उसको ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा, चाहे वो एफडी में निवेश कर रहे हैं या फिर एक डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम के हिसाब से। आपको लगता है ये एक ऐसा एरिया है जहां पर इस निवेश अवधि के लिहाज से जो इन्वेस्टर्स हैं अब इक्विटी में ज्यादा अपना जो है फोकस शिफ्ट करेंगे, और निरंजन जैसा कह रहे हैं कि हाइब्रिड कैटेगरी या बैलेंस एडवांटेज एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर शायद लोगों का रुझान बढ़े? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने हमें इनवाइट किया फॉर द शो। जो जवाब है मेरा ऐसा है कि जब भी एक निवेशक अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, जनरली वो अपना एक एसेट एलोकेशन डिसाइड करता है कि मुझे अपना पैसे में कितना इक्विटी लगाना है, कितना डेट लगाना है, और उसी के रुझान से वो इन्वेस्टमेंट आगे करता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि जब उसको मालूम होता है कि ये पैसा मेरा 3 साल के अवधि के ऊपर है और फिर भी मुझे एक कंपोनेंट डेट में लगाना है, तब जाके वो सोचता है कि मेरे लिए ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए। जब वो इवैल्यूएट करता था तब पहले जो ऑप्शन था स्पेशली डेट म्यूचुअल फंड का, वो डेफिनेटली फ्रॉम अ टैक्स पर्सपेक्टिव इट वाज अट्रैक्टिव, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का उनको बेनिफिट मिलता था, जो आज के नए प्रोविजन के हिसाब से आफ्टर 1 अप्रैल 23 उसको नहीं मिलेगा अगर वो पैसा 1 अप्रैल 2023 के बाद इन्वेस्ट करता है। फिर भी ये जानना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसी जगह है दैट बियॉन्ड टैक्स, अगर आप बियॉन्ड टैक्स देखते हो तो देयर आर अदर बेनिफिट्स आल्सो व्हिच आर अवेलेबल इन द डेट फंड्स। फॉर एग्जांपल डाइवर्सिफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप एक 10,000 या 20,000 या 25,000 आप एक डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो
तो आपका पैसा 50-60 जगह पे डाइवर्सिफाई हो जाता है, आपका रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। मतलब दूसरा है कन्वीनियंस, कि जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए आपने सोचा था 5 साल के लिए पैसा डालना है, मगर अभी पैसे की जरूरत 1.5 साल में ही पड़ गई और आपको पैसे की जरूरत है इमरजेंसी के अंदर, तो रिडीम करना बहुत आसान है। आप कभी भी जाके उसको रिडीम कर सकते हो और आपके पैसे आपके खाते में आ जाते हैं। मतलब ये जो टिपिकल एडवांटेजेस है, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन, कन्वीनियंस, वो सब आज भी बरकरार है। और जैसा मेरा मानना है कि पहले ये 3 साल के पहले 1 साल हुआ करता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का अवधि, फिर भी आज के तारीख में लोग म्यूचुअल फंड को प्रीफर करते हैं, इवन फॉर पार्किंग मनी फॉर 2 years, 3 years, 4 years, just because the convenience is there, right? So ये कन्वीनियंस का मुद्दा आज भी बरकरार है म्यूचुअल फंड के अंदर। बाकी जो पैसा लगाना है लॉन्ग टर्म का, कि मैं इक्विटी में लगाऊं या डेट में लगाऊं, इट्स वेरी इन्वेस्टर सेंट्रिक। एक इन्वेस्टर अपना नक्की करेगा कि अगर मेरा लॉन्ग टर्म अवधि का पैसा है, दैट इन्वेस्टर नक्की करेगा विद द हेल्प ऑफ कोर्स द डिस्ट्रीब्यूटर का कितना पैसा इक्विटी में जाएगा, कितना पैसा डेट में जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जस्ट बिकॉज के टैक्स है, टैक्स के कारण कोई रुझान इक्विटी के अंदर बढ़ेगा, बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर एंड द नीड ऑफ द इन्वेस्टर। तो के डेट का जो इन्वेस्टर की अपना जरूरत एक क्या है, अलग जो उसका उसके अपने फीचर्स है, जो उसका फायदा है, मिसबा जी आप कह रहे हैं, और इक्विटी का जो अपना हाँ जी। रोल है किसी के पोर्टफोलियो में, वो बरकरार Right. रह सकता है। पर एक छोटा सवाल निरंजन आपसे है, आपने यहाँ पर हाइब्रिड कैटेगरी की बात की है। कुल हमारी जानकारी में जो कुल 148 जो हाइब्रिड स्कीम्स हैं, उसमें जो हमने डेटा खंगाला है उसके मुताबिक लगभग 23 फंड हैं ऐसे जिन पर इस नए नियम का असर होगा, जिनका बेसिकली जो इक्विटी एलोकेशन है वो 35% से कम है। हम दिखा भी देंगे अपने दर्शकों को, जिसमें मेजरली कंजर्वेटिव हाइब्रिड जो फंड्स हैं, हाइब्रिड डेट फंड की कैटेगरी में है, रेगुलर सेविंग फंड्स हैं, कुछ मल्टी एसेट फंड भी हैं जिन पर असर पड़ेगा। यहाँ पर आपको लगता है निवेशकों को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, उनको कुछ स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए? क्या लगता है यहाँ इस हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर भी कुछ फंड्स है जहां पर सबसे ज्यादा असर इसका देखने को मिलेगा? जहां तक मैंने डेटा देखा है स्वाति जी, हाइब्रिड फंड्स में काफी कैटेगरीज है। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स जो है वहां पर मैक्सिमम 25% का इक्विटी एक्सपोजर अलाउड है एज पर सेबी रेगुलेशन। वहां पर डेफिनेटली ये चेंज का इम्पैक्ट होगा। बाकी जो कैटेगरीज है, वेदर इट इज मल्टी एसेट फंड, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, यहाँ पे मैक्सिमम ऑलमोस्ट 95 to 99% ऑफ फंड्स जो है ये इक्विटी टैक्सेशन की ओर जाते हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम इक्विटी एक्सपोजर इन ऑल दिस फंड्स इज अराउंड 65% के आसपास रहता है। तो वहां पर लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर कुछ कैटेगरी में जैसे आपने देखा होगा कि 30 या 40% इक्विटी है, ये इक्विटी हेज करने के बाद में 30 या 40% हुआ होगा। फॉर इंस्टेंस इक्विटी सेविंग्स फंड में अगर हम नेट इक्विटी एक्सपोजर देखते हैं तो लगभग 30 या 40% होगा, लेकिन ग्रॉस इक्विटी एक्सपोजर 65% होता है, जिसको ऑप्शंस या फ्यूचर्स के द्वारा, स्टॉक ऑप्शंस या फ्यूचर्स के द्वारा हेज कर अराउंड 30-40% किया जाता है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं होगा। इम्पैक्ट जनरली कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी में है, जहां पे लगभग 15-20 हजार करोड़ का पैसा AUM करंटली है, जिसमें इक्विटी एक्सपोजर इज लेस देन 25%। बाकी कैटेगरीज में हार्डली 1 या 2 फंड है जो डेट टैक्सेशन के अतिरिक्त आते हैं, बिकॉज इक्विटी एक्सपोजर 65% से नीचे है। इन कैटेगरी में भी फंड मैनेजर को एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो 65% के ऊपर एक्सपोजर बढ़ाए और वहां पर रखे, ताकि वो इक्विटी टैक्सेशन के लिए क्वालिफाई हो। तो मुझे नहीं लगता कि बाकी हाइब्रिड कैटेगरीज में इसका इम्पैक्ट होगा। तो डेट के लॉन्ग टर्म टैक्सेशन नियम में बदलाव हुए हैं और इस पर चर्चा हमारी खास जारी है। पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे, डेट फंड की परिभाषा में गोल्ड फंड्स भी आते हैं, यहाँ पर किस तरीके का आप अब चेंज देख रहे हैं? क्योंकि सोने के निवेश के नियमों में
जो विकल्प है उसमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद हो सकता है इसके बाद शायद लोगों की रुचि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में बढ़े। क्या आपको लग रहा है इस तरीके का चेंज आ सकता है आने वाले टाइम में? बिल्कुल स्वाति, ये पॉसिबल है क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पहले भी एक तो रिडेम्पशन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है और साथ ही वहां पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, तो वो उसको अट्रैक्टिव बना देता है। और अब क्योंकि यहाँ पर गोल्ड फंड की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इक्विटी एलोकेशन जो है गोल्ड फंड में तो होता ही नहीं है अक्सर, और ये कंडीशन है कि अगर 35% या उससे कम इक्विटी एलोकेशन है तो ऐसे में फिर वो आपका जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है वो मिलेगा नहीं। तो मतलब सीधी सीधी बात है कि गोल्ड फंड्स पर या सिल्वर फंड, चाहे ईटीएफ हो या फंड ऑफ फंड्स हो, उन पर अब आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर, क्योंकि हम अगर डेट में बात करें कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, बट गोल्ड में तो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, तो इस हिसाब से अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि अब गोल्ड फंड्स के मुकाबले में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स शायद इन्वेस्टर्स की पहली पसंद हो सकती है। लेकिन ये जरूरी है कि एसेट एलोकेशन किया जाए, और जब आप एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो ऐसे में मेरे हिसाब से अगेन गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करना शायद मोर कन्वीनियंट है। बिल्कुल, एसआईपी के जरिए गोल्ड फंड में निवेश करना एक बेहतरीन तरीका है, ये एक आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। पर निरंजन, डेट फंड में अब स्ट्रैटेजी निवेशकों के लिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, स्पेशली जो टारगेट मैच्योरिटी फंड है या लॉन्ग टर्म के जो डेट फंड है, उसमें स्पेशली अभी निवेशकों को क्या करना चाहिए? अभी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है इनके लिए कोई चेंज नहीं है, क्योंकि जो एक अच्छी चीज गवर्नमेंट ने की है वाइल ब्रिंगिंग दिस टैक्स लॉ इज, पुराने जो निवेशक है या फिर जो निवेशक 31 मार्च के पहले निवेश करते हैं टारगेट मैच्योरिटी फंड्स या भारत बॉन्ड जैसे प्रोडक्ट्स में, तो जो अभी का इंडेक्सेशन बेनिफिट है ये उनको मिलते रहेगा, जारी रहेगा जब तक वो पैसे विड्रॉ ना करे। नए जो निवेशक है जो 1 अप्रैल के बाद आएंगे, उनको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको लिक्विडिटी है। जैसे मिस्मा जी काफी अच्छी तरीके से समझा रहे थे, जो आपका डेट एलोकेशन है, अगर आप एफडी में करते हैं तो वहां पर डेफिनेटली लिक्विडिटी के इश्यूज हो सकते हैं। इवन ऑन ग्रॉस बेसिस कई बार हमने देखा है कि एफडी रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स जब चेंज होते हैं उसके मुताबिक इमीडिएटली चेंज नहीं होते हैं। जैसे पिछले 1 साल में आरबीआई ने रेपो रेट काफी बढ़ाया, लेकिन एफडी रेट्स जो है काफी समय तक 5, 5.5, 6% के आसपास थे। उसी समय पर टारगेट मैच्योरिटी के जो यील्ड्स है वो काफी बढ़ चुके थे ऑलरेडी, तो गैप बिटवीन एफडी रेट्स एंड टारगेट मैच्योरिटी फंड्स लगभग 1-1.5% के आसपास था। ऐसे समय पर ओवरऑल ग्रॉस रिटर्न या ग्रॉस यील्ड काफी अट्रैक्टिव हो सकती है कंपेयर टू अदर ऑप्शन, प्लस लिक्विडिटी जो मिलती है म्यूचुअल फंड्स में, ये अभी भी टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जैसे प्रोडक्ट को निवेशकों के लिए अट्रैक्टिव हो सकती है। लेकिन इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि आप निवेश करें, लेकिन आपकी जो निवेश की अवधि है वो और टारगेट मैच्योरिटी की जो अवधि है वो मैच होनी चाहिए, और ओवरऑल जो आपका लिक्विडिटी है या रिटर्न है वो बाकी प्रोडक्ट से बेहतर हो सकता है अभी भी। बिल्कुल, एक बड़ा ब्लो एचएनआईज के लिए है डेफिनेटली मिसबा यहाँ पर। अब उनको तो चाहे एफडी हो या फिर डेट हो, दोनों में हायर टैक्स स्लैब पे ही टैक्स देना पड़ेगा। स्पेशली ऐसे निवेशकों के लिए क्या अब विकल्प बाकी रह जाता है? के फायदे तो है, बाकी के भी। आपका साउंड म्यूट है मिसबा। यस, या मेरा आवाज आ रहा है अभी आपको? यस, हेलो। हेलो। ओके, अभी थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू यहाँ पर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ जी मिसबा, बात मेरा आवाज कीजिए। सुनाई दिया? हाँ जी, तो मैंने पहले ही बताया कि जो म्यूचुअल फंड के जो बाकी के एडवांटेज है टैक्स के अलावा, कन्वीनियंसी और ये सब तो बरकरार है, डाइवर्सिफिकेशन, सो उसके कारण जो रिस्क कम होता है। एक दूसरा जो थॉट है वो जो मैं निवेशकों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आज जो बड़ा इन्वेस्टर हो छोटा इन्वेस्टर हो,
और वो अगर लॉन्ग टर्म के अंदर एक डेट का एलोकेशन कर रहा है, वो मान लीजिए उसका पैसा 10 साल का है या 5 साल का है या 8 साल का है, और उसको 40% हमेशा अपना पैसा डेट में रखना है और 7% इक्विटी में रखना है या 50% इक्विटी में रखना है, 50% डेट में रखना है। तो पहले इन्वेस्टर क्या करते थे कि 50 रुपए इक्विटी में रखते थे और 50 रुपए डेट में रखते थे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के अंदर डेट में भी टैक्सेशन कम रहता था। अभी एक इन्वेस्टर ऐसा भी सोच सकता है कि बंडल प्रोडक्ट्स में चला जाए, मतलब मान लीजिए हाइब्रिड फंड जहाँ पे 60% इक्विटी है, 40% डेट है, तो उसका एसेट एलोकेशन बरकरार रहेगा और जो डेट का टैक्सेशन है वो उसको कम लगेगा, मतलब सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी एन इन्वेस्टर कैन फ्रेम, जिससे उसका टैक्सेशन इम्प्लीकेशन उसका कम हो, बिकॉज वो बंडल कर देता है बिटवीन दी हाइब्रिड फंड। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि वेदर इट इज डेट विद इन दी हाइब्रिड फंड और अ डेट इंडिविजुअली, जो बहुत बड़ा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड के अंदर डेट निवेशक के लिए, वो ये है कि उसका डेट निवेशक के हिसाब से उसको पैसा डालता है, उसका डाइवर्सिफाई हो जाता है। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का कि आपने पैसा डाला और वो पैसा आपका एक कंपनी में नहीं जाता है, आपका 50-60 कंपनी में फैल जाता है, जिससे उसका अलग-अलग कंपनीज में आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। रिस्क डाइवर्सिफाई बहुत ही बेहतरीन आपने एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी मिसबाह यहाँ पर बताई है। कुल मिलाकर आपको स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी है जिससे कि मौजूदा जो नियम है अब जो लागू होंगे उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ले पाएं। टैक्सेशन में जो बदलाव हुआ है उसको कैसे उस टैक्सेशन के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, उसके लिए स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेकर। तो करना क्या है, आपको डटे रहना है, बस यही आपके पोर्टफोलियो में आपके लिए अभी एक अच्छी स्ट्रैटेजी साबित हो सकती है। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए पंकज मटपाल आपका, निरंजन अवस्थी और साथ ही मिसबाह जी आपका भी बहुत धन्यवाद करेंगे। आज के शो में बस इतना ही। देखते रहिए सीटस न्यूज़।